जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने डिस्कशन की कि किस तरह कितने टाइप्स के हमारे पास टॉपिक्स आते हैं। वो हमें पता है ना कि 4 टाइप्स होते हैं। कोई जो है वो ऑप्शन बेस्ड होता है, कोई क्वेश्चन बेस्ड होता है, कोई कंप्लीट टॉपिक होता है, कोई इनकम्प्लीट टॉपिक होता है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमने अपना ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जिसके ऊपर डिस्कशन की वो ये है कि जब हम ओपिनियन अपना एक बना लेते हैं तो उस ओपिनियन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जा सकती है, उसके कौन से तरीके हैं, ये भी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम इससे आगे मूव करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बेसिकली ऐसे का आता है कि जब हम कहते हैं फॉर्मेट ऑफ द ऐसे। याद होगा कि पहले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि जब भी कोई हमारे पास पीस ऑफ राइटिंग आ जाता है हम कैसे कहेंगे कि ये एक ऐसे है, ये एक नावल है, ये एक ड्रामा है, ये एक पोइट्री है। हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं 2-3 चीज़ों से। पहला तक उसके अंदर एक आपका सब्जेक्टिव पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब हमने ओपिनियन बना लिया है। दूसरी चीज़ फॉर्मेट ऑफ द ऐसे, कि किसी पीस ऑफ राइटिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो। अगर उसी फॉर्मेट में हम वो सारी बात लिखेंगे फिर ही वो हमारा ऐसे कहलाएगा, नहीं तो वो हमारा ऐसे नहीं कहलाएगा। अब फॉर्मेट ऑफ ऐसे के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, ये आपके सामने पेज नंबर 27 जो आपको फोल्डर मिला उसमें देखें कि फॉर्मेट ऑफ द ऐसे के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक है इंट्रोडक्शन, एक है बॉडी और तीसरी चीज़ होती है कंक्लूजन। ये तीनों चीज़ें जो हैं इनका ऐसे के अंदर अलग अलग सेपरेट पर्पस होता है। इंट्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस है जिसको उसने फुलफ़िल करना है। अगर वो इंट्रोडक्शन अपना पर्पस फुलफ़िल नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो सही इंट्रोडक्शन नहीं है। और उस पर्पस को फुलफ़िल करने का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जब लिखना है तो वो कैसे लिखना है, क्या क्या खूबियाँ उस पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए। फिर आगे जब हम जाएंगे कि बॉडी पैराग्राफ जब हमने लिखना है, जब पूरी बॉडी शक्ल बनानी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है। और फिर जब हमने कंक्लूजन लिखना है तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये अब हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले कि जो इंट्रोडक्शन है, देखें ये आपको साइड पर लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ नज़र आएगा कि इसका मकसद क्या होता है कि ये बताता है व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन द टॉपिक। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हमने बताना क्या होता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या राय रखते हैं। इसी के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमारी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट भी आ जाती है। दूसरे नंबर पे जो बॉडी है उसका क्या पर्पस है, ये क्या है, इट इज़ अ सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन। जो आपने सारे आर्गूमेंट्स देने हैं अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए, अपने ओपिनियन को डिफेंड करने के लिए, वो सारे आर्गूमेंट्स फिर आपने बॉडी ऑफ द ऐसे के अंदर देने होते हैं। आगे कंक्लूजन है। ज़ाहिर है जो आपने अपना ओपिनियन दिया है उसको आपने कंक्लूड करना है कि जो मैं बात कर रहा था वही सही है। तो सबसे पहले जो है वो हम आ जाते हैं कि हमने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिसको हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। 4-5 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, याद रखें, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ से मुराद क्या है कि 10 से 15 लाइन्स जो आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, 10 से 15 लाइंस में आपने वो लिखना है, या फिर आप 100 से 200 वर्ड्स के लगभग जो है वो आप अपना पहला पैराग्राफ लिखेंगे। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तो इसका मतलब है इट शुड बी 1 पैराग्राफ। ये 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर हम अपने इंट्रोडक्शन ऐसे का नहीं दे सकते। एक ही पैराग्राफ होना चाहिए 10 से 15 लाइंस का, जिसके अंदर हम अपना स्टांस जो है वो बयान कर दें। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर आप क्वेश्चन भी करते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या थीसिस स्टेटमेंट शुरू में आएगी, दरमियान में आएगी, एंड पे आएगी, कहाँ पर आएगी। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट कभी भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आगाज़ में, शुरू में नहीं आती। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसका जो स्टार्ट है, उसकी जो बिगिनिंग है वो हमेशा जनरल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर हमारे पास टॉपिक आ जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो हमने अपनी पहली ही लाइन के अंदर ये नहीं बताना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं दे आर क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। हम एक जनरल स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है,
या प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, कौमें कैसे मसाइल से निकलती हैं, ये आगे इसका जो है वो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगी। चौथी चीज़ कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो बिगिनिंग है वो तो जनरल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो एंडिंग है वो जनरल नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आपके पास पीछे नहीं है कोई फोल्डर? अच्छा जी, ये काइंडली अगर इधर एक्स्ट्रा है किसी के पास तो वो शेयर कर लें इफ़ यू डोंट माइंड पीछे, ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी साथ साथ देख सकें कि इसका जो एंड है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक से मुराद क्या होता है कि इट शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द टॉपिक, या एंड पे हमने वो अपना ओपिनियन, वो अपना स्टांस देना है। इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन की जो आखिरी लाइंस होती हैं, एक लाइन हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो एंडिंग है वो हमारा थीसिस स्टेटमेंट होता है, वो हमारा स्टांस होता है, उसमें हम वेग नहीं रह सकते। काइंडली फोकस देखें, अगर हमारे पास यही एग्जांपल आ जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो शुरू में तो हमने कहा कि देखें दुनिया जो है वो उनको हमेशा बड़े बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो जापान, यूरोप देखें किस हालत में चला गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो मेहनत की, हार्ड वर्क करते रहे, अपनी इकोनॉमी, अपने स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया और उन्होंने तमाम हर्डल्स को ओवरकम कर लिया। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक, आज वो डेवलप्ड जो वर्ल्ड है उसके अंदर वो शामिल हो गया। ये हमारा जनरल स्टार्ट है। अब हमने जब इसका एंड करना है तो हमने बताना है कि किस तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं दे आर क्रिएटिंग सर्टेन चैलेंजेस फॉर द कंट्री, उनको हमने बताना है। अगर हम एंड पे भी इसी तरह जनरल एक वेग स्टेटमेंट बताएंगे कि इस तरह का कि जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हर्डल्स भी हैं और पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग भी हैं, ये भी ओपिनियन हो सकता है। जैसे कहते हैं कि क्राइसिस ब्रीड अपॉर्चुनिटीज़, कि ये क्राइसिस है, ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, और साथ आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए जो है एक कर्स भी है। तो आपका इसका मतलब है कि एक सिंगल स्टांस नहीं है, आप एक न्यूट्रल सा स्टांस ले रहे हैं, जो कि ये गलत है। तो थीसिस स्टेटमेंट, इसके ऊपर हम बड़ी डिबेट कर चुके हैं कि ये सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए जो आपने लिखना है। पांचवी चीज़ कि जो जनरल और स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हैं इनको हमने लॉजिकली इंटरलिंक करना है, कि जब हम पहले एक दो स्टेटमेंट जो जनरल लिखते हैं तो फिर हम उसको इंटरलिंक करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करते करते ऐसे नैरो डाउन करते जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कि आगे आएगा भी, कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। ये हाँ, ये उल्टा ट्राइंगल समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जनरल लाइंस होती हैं। अब हम फिर इसको नैरो करते 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 यहाँ पर हम अपना स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो दे देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएँ, ये आपके सामने इसी तरह लिखा हुआ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि देखें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर शुरू में जो 3-4 लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं हुक, माइंड मेकअप, ये जनरल लाइंस होती हैं। ये हुक का क्या मुराद है, क्यों हमें जनरल लाइंस की ज़रूरत होती है? शायद मैं आपको ये पहले भी बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हमने किसी से उधार पैसे मांगने हैं या अपने फादर से पॉकेट मनी मांगनी है, हम उनके पास जाएंगे, सबसे पहले सलाम लेंगे, हाल चाल पूछेंगे, दिन कैसा रहा, थके तो नहीं हुए, मूड ठीक है, इस तरह की बातें करते करते आजकल देखें महंगाई बड़ी हो गई है, बड़ा मुश्किल हो गया सरवाइव करना, मैं समझता हूँ। तो इसलिए जो है वो एंड पे हम कहेंगे कि ये अब्बाजान थोड़े से पैसे तो दे दें, या जब हमने किसी से उधार मांगना है तो यार थोड़े से ये पैसे देना मुझे ज़रूरत। आप जाते साथ पहले उसे बात ये नहीं कहेंगे कि यार ये मुझे कुछ ज़रा 10-20 लाख रुपए देना उधार। हम पहले माइंड मेकअप करते हैं, हुक डालते हैं उसको, ताकि उसको हम अपनी बात के अंदर कैच कर लें, जो उसे बात समझाना चाहते हैं उसको हम पहले माइंड मेकअप कर लें। फिर दूसरे नंबर पर आगे जो है वो 5-6 लाइंस 7 लाइंस जो है वो इंटरलिंकिंग लाइंस कहलाती हैं, कि जब हम सारी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी जो लाइंस होती हैं वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 लाइंस हो सकती हैं, 3 लाइंस हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी एंडिंग है वो स्पेसिफिक आइडिया होता है। स्पेसिफिक आइडिया यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि ये वो बेसिकली क्या होता है, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। नीचे उनको एक्सप्लेन किया गया है कि जनरल आइडिया इज़ द आइडिया
दैट हैज़ नो डायरेक्ट लिंक विद द टॉपिक। याद रखें कि जनरल आइडिया वो है कि जिसका हमारे उस टॉपिक के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। डायरेक्ट लिंक से मुराद है कि अगर हमारे पास, मैं एक ही एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, जुडिशल एक्टिविज़म के ऊपर आ जाए तो जनरल आइडिया जो बेसिकली हमने वो बताना है, उसके अंदर हम जुडिशल एक्टिविज़म को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनकंसिस्टेंट है, वो किस तरह शैलो। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब इसका जुडिशल एक्टिविज़म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब आप ऊपर से एक कहानी बनाते हैं कि देखें रूल ऑफ लॉ जिस सोसाइटी के अंदर ना हो, जिस सोसाइटी के अंदर मेरिटोक्रेसी ना हो, जिस सोसाइटी के अंदर जो है वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट सबके लिए बराबर ना हो, उन माशरों के अंदर हमेशा फिर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कोई आगे बढ़े और वो अपना रोल जो है प्ले करे, जैसा कि फिर पाकिस्तान के अंदर जो है जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन को करना पड़ा। और वो आई और उसने जो है जो पॉलिटिकल रोल होना चाहिए था, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्टेट का रोल होना चाहिए था, वो हमारे जुडिशल सिस्टम को जो है वो अपनाना पड़ा, जिसको हम कह सकते हैं जुडिशल एक्टिविज़म। जो भी आप इस तरह, तो जो जनरल आइडिया है वो हमेशा वेग होता है, डायरेक्ट उसका कोई लिंक नहीं होता। स्पेसिफिक आइडिया हैज़ डायरेक्ट लिंक विद द टॉपिक। थीसिस स्टेटमेंट इज़ द डायरेक्ट आंसर टू द टॉपिक। ये स्पेसिफिक आइडिया का मतलब जो है वो वही है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी, पेज नंबर 29। इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो जनरल आइडिया हमने अपना इंट्रोडक्शन का लिखना है, ये जो हमने इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करना है, ये कैसे करेंगे। आपने कई ऐसे एसेस देखेंगे जो शुरू में ही एक कोटेशन लिखी होती है, कोई प्रोवर्ब लिखी होती है, ऐसा ही है ना। कोई हो सकता है कि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हो। कई एसेस आप देखेंगे जिसके अंदर एक कहानी सी बनाई होती है राइटर ने। तो जो जनरल लाइंस हैं, जो किसी भी ऐसे का स्टार्ट होता है, वो दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट वे और दूसरा जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट वे। दोनों ठीक हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि आप शुरू में एक कोटेशन लिख दें, कोई एग्ज़ाम्पल लिख दें दुनिया से किसी भी ममालिक की, किसी तारीख़ी कोई जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसकी एग्ज़ाम्पल लिख दें, जिसको फिर हम आगे रिलेट करेंगे जुडिशल एक्टिविज़म के साथ। जी जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, अब आपने लेट से कि आप जुडिशल एक्टिविज़म के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और आपने शुरू में ये एक जो है वो प्रोवर्ब लिख दी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये बिल्कुल रेलिवेंट है। आगे अब अपनी बात शुरू करेंगे कि देखें, जब भी माशरे जो है वो सही टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते तो उनको हमेशा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर्स को देख लें कि उस वक्त जो लीडर्स हैं, आपको याद होगा, ये जब हम बात करते हैं रसल की, अभी हम लिटरेचर के अंदर पढ़ेंगे भी, तो रसल का एक ऐसे है, उसके अंदर भी वो बताता है कि जो समटाइम्स हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको आइडल, लेज़ी होने की ज़रूरत है। हर वक्त काम सोचना, यही ख़राबी की जड़ है। ये याद है ना, ये जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा, वो कहता कि जैसे वर्ल्ड वॉर्स जो हैं जब शुरू होने लगी थी तो उस वक्त सारे बड़े एक्टिव, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, और अगर उसी वक्त यूरोप के ये सारे लीडर्स जो हैं वो कहीं हिली एरियाज़ में चले जाते कि बस 10, 15, 20 दिन गुजारने, कुछ ना करते, तो शायद हम इतनी बड़ी जंग से बच जाते हैं। तो सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर देख लें, एजुकेशन एमरजेंसी हम नहीं नाफिज कर सके, आज हमारे मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, इलिटरेसी रैम्पेंट हो गई। इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने सही टाइम पर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। पॉलिसीज तो हमारी बड़ी अच्छी हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। आज देखें इकोनॉमिक डिज़ास्टर हम फेस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एक प्रोवर्ब जो है वो उसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर। दूसरा कि कोई स्टोरी, कोई कहानी, फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो आप अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई कहानी बना लें।
या आप कहें कि मैंने अखबार में कल जो है एक ख़बर पढ़ी, अखबार के अंदर एक ख़बर छपी कि ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाक़या हुआ कि चोरी हुई, उसका जो है वो पनिशमेंट नहीं दी गई, तो वो जो ग्रीव्ड पार्टी थी उसने जाकर कत्ल कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होती, अगर रूल ऑफ लॉ होता, तो इस इंसिडेंट से जो है वो बचा जा सकता था। तो हम इस तरह के इंसिडेंट्स को, माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन, माशरे के अंदर करप्शन और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को लाना पड़ेगा। हम इस तरह की कोई भी कहानी बना सकते हैं, कोई रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस से मुराद है कोई किताब का जिक्र, जैसे अभी हम बर्ट्रैंड रसल की बात कर रहे थे, तो आप रसल का जिक्र कर सकते हैं कि उसने ये लिखा है। कुरान की कोई आयत आपको पता है, आप उसका जिक्र कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कहीं से भी। वर्स है, कोई आपको शेर आता है, आप शेर लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। अपना जो एसे की पहली लाइन है वो सवालिया लाइन भी हो सकती है, एंड सवालिया नहीं हो सकता। याद है ना जब हमने थीसिस स्टेटमेंट में पढ़ा था कि थीसिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड इन अ क्वेश्चन फॉर्म, वो डायरेक्ट ही होती है। तो आप अपना जनरल लाइंस में एक सवाल खड़ा कर सकते हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर, तो आप पहला सवाल यही उठा लें कि इज़ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। सवाल। अब आप आगे इसको इंटरलिंक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये अल्टीमेट सोल्यूशन है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, डेमोक्रेसी के अलावा ऑटोक्रेसी के अंदर, कैलिफेट के अंदर भी दुनिया ने जो है वो तरक्की की है। इस तरह की आप बातें कर सकते हैं। एक बात जो यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप कोई शेर लिखते हैं या कुरान की कोई आयत कोट करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो आपको शेर जो है वो उर्दू में आता है तो आप उर्दू में लिखेंगे, उसके बाद नीचे ब्रैकेट में जो रोमन इंग्लिश है, जो मैसेज वाली इंग्लिश है, जैसे हम लिखते हैं क्या हाल है KIA या KY, तो उस पूरे शेर को ब्रैकेट के अंदर उस रोमन इंग्लिश के अंदर लिखना है। फिर नीचे इन्वर्टेड कॉमास में उस शेर की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। जब आप इंग्लिश ऐसे कर रहे हैं तो उसमें शेर को कोट करने का या अरबी आयत को कोट करने का तरीक़ाकार क्या है, वो ये तरीक़ाकार है जो आपको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादातर नहीं करता लेकिन यही सही तरीक़ाकार है। दूसरे नंबर पर आ जाता है डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे क्या है कि जैसे हमने इनडायरेक्ट वे में तो अपना ऐसे शुरू किया, एक कोटेशन लिख दी, एक कहानी लिख दी। डायरेक्ट वे में ये है कि जब आप अपना जनरल लाइंस लिखते हैं तो आप अपने ऐसे के टॉपिक से ही एक वर्ड उठा लेते हैं कि अगर हमारे पास डेमोक्रेसी से रिलेटेड आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, कोविड-19 से, पेंडेमिक से रिलेटेड आ गया, तो आप अपना ऐसे की पहली लाइंस जो हैं उनके अंदर आप कहते हैं कि द वर्ल्ड हैज़ फेस्ड वेरियस पेंडेमिक्स थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। कोविड-19 इज़ नॉट अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द वर्ल्ड। अब हम पेंडेमिक के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर लिख रहे हैं और ये जनरल है। हमारे पास टॉपिक है कि कोविड-19 एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ओवर पाकिस्तान। ऐसे है कि पेंडेमिक और पाकिस्तान की मईशत का क्या असर रसूख है, कैसे ये इसको इम्पेक्ट कर रही है। लेकिन हमने शुरू में कहा कि देखें पेंडेमिक जो है, कोविड-19 या ये दुनिया में आती नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे। एक टॉपिक उठाएंगे, एक वर्ड उठाएंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप यहाँ पर इसी ऐसे के ऊपर कोविड-19 के ऊपर बात नहीं करना चाहते तो आप पाकिस्तान का वर्ड उठा लें और पाकिस्तान, आप कहें कि पाकिस्तान हैज़ फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस सिंस इट्स इंसेप्शन। कोविड-19 इज़ द लेटेस्ट चैलेंज दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग टुडे। आप पाकिस्तान को उठा लें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैलेंजेस को उठा लें तो उसको कोविड-19 के साथ रिलेट कर लें। तो डायरेक्ट वे का मतलब होता है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक में से एक वर्ड उठाएं और उसके ऊपर कहानी बना लें। इनडायरेक्ट वे होता है कि आप उस टॉपिक से कोई वर्ड नहीं उठा रहे, आपको कोई किताब का रेफरेंस पता है, आपने उस किताब से रिलेटेड कहानी लिख दी, कोई शेर लिख दिया, कोई कोटेशन लिख दी, कोई कहानी बना दी, जो आपका दिल चाहता है।
तो ये दो तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को स्टार्ट करने के। जी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर होती है। उसके बाद आगे हम उसको सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वो बात हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसकी जस्टिफिकेशन पर। जी